हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 16 और 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो समझेंगे। आखिरी में हम बैंकिंग अवेयरनेस के 2-3 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे करंट अफेयर एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं, जान करके रखिए। तो न्यूज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कचरे वाली नहीं मिलेगी, वही मिलेगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ताकि आपका समय ना ख़राब हो और आप वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पीडीएफ क्लास के बाद इसका मिल जाया करेगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 8 विनर्स ऑफ द 2024 कावली प्राइज़ वर अवॉर्डेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू। 8 विनर्स चुने गए हैं, किसके लिए? तो ये है 2024 कावली प्राइज़। तो ये किसके लिए दिया जाता है? जैसे हम अलग अलग पुरस्कार देखते हैं, नोबेल पुरस्कार हो गया, बहुत प्रतिष्ठित है, तो ऐसे ही एक पुरस्कार ये भी है। लेकिन ये हर एक फील्ड में नहीं दिया जाता नोबेल पुरस्कार की तरह। इसकी एक चुनिंदा फील्ड है। वो कौन सी है? फिजिक्स में, या फिर न्यूरो साइंस में, या फिर नैनो साइंस में। तो इसका सही जवाब है डी। इन तीनों में ही ये दिया जाता है, इन्हीं तीन फील्ड में दिया जाता है। और इसको जो है इन फील्ड का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसने न्यूज़ गेन करी है। आप देख सकते हैं जैसे नोबेल पुरस्कार होता है ना, कुछ उसी तरह का सिमिलर मिलता हो, बस यहाँ पे आपको फ़ोटो अलग व्यक्ति की मिलेगी। कावली की यहाँ पे फ़ोटो मिलेगी। ये एक व्यक्ति थे जिनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। तो ये कौन थे? तो ये जो कावली प्राइज़ है ये नॉर्वेनियन और अमेरिकन बिजनेसमैन थे और फिलेंथ्रोपिस्ट थे, फ्रेड कावली। इन्हीं के कमोमरेशन में इस अवार्ड को चलाया जा रहा है। और ये जो अवार्ड है ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस। और इन्होंने ही इस ये जब जीवित थे तभी इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। और इनका ही ये कथन है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, जो पहला है वो क्या करें, द लार्जेस्ट, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस द स्मॉलेस्ट और न्यूरो साइंस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये इनका कथन था इन अवार्ड्स को लेकर के। क्या दिया जाता है इसमें? जो भी जीतता है उसको $1 मिलियन का कैश प्राइज़ रहता है और उसके साथ एक स्क्रोल और मेडल यहाँ पे दिया जाता है। और किसने किसने जीता है इस अवार्ड को, ये यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, इतना पूछ सकता है प्राइज़ को लेकर के क्या, बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इजिप्ट एंड डैश हैव ज्वाइंड चाइनाज अपकमिंग चैंग E7 मिशन टू स्टडी द मून सरफेस। तो मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए चाइना का ये जो मिशन है ये काम कर रहा है। कैसे ये रिलेटेड है हमारे लिए भी वो बात करेंगे। तो इसमें इजिप्ट के साथ कौन से देश ने पार्टनरशिप करी है चाइना के साथ? तो इसका सही जवाब है सी, बहरीन। बहरीन ने पार्टनरशिप करी है इस मिशन के लिए। ये एक्चुअली मिशन है क्या चाइना का? तो जो भी मून का जो डार्क जो सरफेस है ना, जहाँ पे अभी पोल वगैरह पे, जहाँ पे भारत ने भी अपना एक रोवर वगैरह उतारने का प्रयास किया था और चाइना भी, और सब देश उस पर उतारने का प्रयास करते हैं, जो डार्क साइड है, पोल है, तो वहाँ पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सफल भी होते हैं, कुछ असफल होते हैं। तो उसी एरिया में जो वाटर आइस है उसकी तलाश करने के लिए ये जो मिशन है ये चाइना इसको चला रहा है, और इसके लिए साउथ पोल के लिए। और ये 2026 में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको भेजा जाएगा। इसके लिए एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बना रहा है चाइना, ताकि जो वाटर आइस है उसकी खोज करी जा सके। और इसी मिशन के लिए चाइना ने इजिप्ट और बहरीन के साथ भी पार्टनरशिप करी है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत भी जो साउथ पोल है उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मिशन वहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो आइस है या फिर वाटर है उसकी खोज की जा सके। और भारत के जो अभी मिशन चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आई भी हैं कि वहाँ पे वाटर आइस की मौजूदगी बताई गई है। तो इसलिए ये हमारे लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। इंडिया ने नंबर 4 की पोजीशन, लिखा हुआ है रीगेन्स, फिर से हासिल करी है। किसमें? ग्लोबल इक्विटी मार्केट में। और किसको सरपास कर दिया है, किसको पीछे करके? तो इसका सही जवाब है हांगकांग, डी वाला ऑप्शन। जो इंडिया का शेयर मार्केट है, जैसे BSE की अगर हम यहाँ पे बात करें,
तो उसमें लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनको अगर मिला दें तो जो एक टोटल जो मार्केट निकल के आ रही है उसमें भारत क्या है, चौथे नंबर पे आ चुका है, हांगकांग को सरपास करके। अब ये जो सिनेरियो है पूरा, मतलब सरपास करने का, और ये जनवरी 2024 से चल रहा है। जनवरी 2024 में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत ने हांगकांग को सरपास किया था। फिर हांगकांग आ गया था ऊपर, फिर से भारत नीचे, और अब फिर से भारत ऊपर और हांगकांग चौथे स्थान पे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम सा है। और चुनाव के बाद हमने देखा था कि जो शेयर मार्केट था उसने काफ़ी जंप लगाया था नीचे, और उसके बाद फिर से शेयर मार्केट रीगेन हुआ है, और इसी रीगेन की वजह से ही जो भारत है उसका जो शेयर मार्केट है इतना बढ़ गया। कितना है वो भी समझते हैं। तो जो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल अगर बात करें तो $5.2 ट्रिलियन का है, और अगर जापान की बात करें तो $5.17 ट्रिलियन का इनका मार्केट है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं, जैसे अगर आप देखें यूएसए और चाइना के बीच में, या फिर चाइना और जापान के बीच में, ये बहुत छोटा सा अंतर है जो कि आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान भी रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो किससे हो रहा है, हांगकांग से हो रहा है। वहीं अगर बात करें नंबर 1 पे कौन है तो यूएसए है, $56.49 ट्रिलियन की जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सबसे ज़्यादा। चाइना का $8.84 ट्रिलियन का है। देख सकते हैं कि कितना पीछे यहाँ पे चाइना है, मतलब जो सेकंड नंबर पे है उसमें कितना गैप है। और जापान है $6.3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है टू रिजॉल्व कॉमर्शियल डिस्प्यूट हैविंग गवर्नमेंट और पीएससी इज वन पार्टी, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेट एन अपर लिमिट ऑफ डैश फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं मध्यस्थता, मतलब आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। आपके पास मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप एक बीच का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। कोई ऐसा कॉमन व्यक्ति नहीं पकड़ते हैं हम लोग, अगर कुछ ऐसा होता है जो दोनों तरफ से बात कर सकता है, और फिर जो बीच का रास्ता होता है वो निकाला जाता है, तो आर्बिट्रेटर कहते हैं उसे। वैसे आर्बिट्रेशन का माध्यम निकालते हैं बिना कोर्ट गए मामले को सेटल करने के लिए। तो इसमें क्या था कि जो मामलों की थी ना बड़ी बाढ़ आ रही थी, कोई भी कोर्ट नहीं जाना चाहता है डिस्प्यूट लेकर के, क्योंकि फिर कोर्ट में अगर मामला जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसलिए आर्बिट्रेशन का उपयोग किया जाता है ताकि जल्दी मामला सेटल हो जाए। तो इस वजह से ज़्यादा मामले आ रहे थे, इस वजह से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने जितने भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट है जिसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर कोई पीएससी इन्वॉल्व है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन्वॉल्व है, तो उसमें एक लिमिट तय कर दी है कि इससे कम की अगर आपके पास आएगी ना तभी हम आर्बिट्रेशन में लेंगे। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू का कुछ आ रहा है डिस्प्यूट तो हम आर्बिट्रेशन में नहीं लेंगे। तो ये लिमिट क्या रखी गई है, ये लिमिट रखी गई है 10 करोड़। ध्यान रखिएगा ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं। तो 10 करोड़ से अगर 10 करोड़ या उससे कम का मामला आ रहा है तो ही यहाँ पे आर्बिट्रेशन में जाया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर आर्बिट्रेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से डिसाइड नहीं होगी। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 500 करोड़ का, लेकिन पेमेंट वगैरह बाकी हो गई है और बाद में मामला बच रहा है केवल 5 करोड़ का, है ना, डिस्प्यूट जिस पे है, तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसकी बात हो रही, कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे लेना देना नहीं है। मान लीजिए जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है 15 करोड़ है तो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है एवरी ईयर एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है या कब सेलिब्रेट क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना कह सकते हैं। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, तो ये है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। तो ये 2024 की थीम है। अगला सवाल, द स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम इन डैश हैज़ बिन लिस्टेड अंडर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। तो ये एक अवार्ड है जो दिया जाता है। ये अवार्ड दिया क्या जाता है, ऐसे समझिए कि दुनिया भर के जितने भी बेहतरीन म्यूजियम्स हैं उनके लिए एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिससे सम्मानित होना सब चाहते हैं कि ऐसे हों। तो उसके लिए भारत का जो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल है उसको चुना गया है। 7 ऐसे जो मेमोरियल्स हैं या फिर म्यूजियम्स हैं उनको चुना गया है, जिसमें से एक जो है भारत का है। और ये कहाँ पर है, तो आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पे भारत का अभी हाल फिलहाल में सबसे भयानक भूकंप आया था। तो ये था गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे, भुज में। भुज कच्छ नाम याद रखिएगा।
वहाँ पर जो भूकंप आया था 2001 में, उसमें लाखों लोगों की जान गई थी और उसी को कमोमरेट करने के लिए स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया। और ये इतना खूबसूरत म्यूजियम है कि इसको इस बार अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर हम इस म्यूजियम की बात करें तो ये लगभग 470 एकड़ में फैला है, जिसकी आप फोटो ऐसे देख सकते हैं। और ये भी फोटो पूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी ऐसे 470 एकड़ में फैला हुआ ये म्यूजियम है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। और ये लगभग 7 ब्लॉक्स पे आधारित है, मतलब इसकी जो पूरी थीम है 7 ब्लॉक्स पे है। रीबर्थ, रीडिस्कवर, रीस्टोर, रीबिल्ड, रीथिंक, रिलीव, रिन्यू, ये 7 ब्लॉक्स के पूरा म्यूजियम थीम्ड है और बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। और ये जो पूरी शॉर्ट लिस्टिंग है किसके द्वारा की जा रही है ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है जनरली वो यूनेस्को के द्वारा की जाती है, तो यूनेस्को कर रहा है और यूनेस्को का ही ये अवार्ड भी है, प्रिक्स वर्सेल अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ डैश हैज इंटर्ड इट्स नेम इनटू प्रेस्टिजियस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द मोस्ट पीपल एट अ पब्लिक सर्विस इवेंट एट मल्टीपल वेन्यूज। कौन सी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रखा है? कैसे कि सबसे ज़्यादा लोग पब्लिक सर्विस इवेंट में शामिल हुए हैं मल्टीपल वेन्यूज़ पे, एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह मिला लें अगर, तो ये आप जान सकते हैं इतने ज़्यादा एम्प्लॉय किसके पास हैं? इंडियन रेलवेज़। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इंडियन रेलवेज़ ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 26 फरवरी 2024 को, जिसमें 40,19,516 जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, अटेंड किए थे 2140 वेन्यूज़ पे। तो इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आगे बात करते हैं। लिखा है डैश सेट टू बी नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा कि अब डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी बन रहा है हमारे यहाँ, तो उसके लिए जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं प्रवीण कुमार। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ तो रहे ना, जैसे हमारे पास रेलगाड़ियाँ होती हैं जो कि पैसेंजर को ढोने का काम करती हैं, या फिर जो एक रेल लाइन होती है जिस पे पैसेंजर ट्रेनें और जो मालगाड़ी होती हैं वो दोनों चलती हैं। इसी वजह से जो मालगाड़ी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा समय लेती हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो इसी से बचने के लिए एक अलग से लाइन बिछाई जा रही हैं जिसको फ्रेट कॉरिडोर का नाम दिया जाता है, कि इस पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, इस पर केवल जो मालगाड़ियाँ हैं या फिर जो सामान ढोने वाली गाड़ियाँ वही चलेंगी। तो इसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन प्रभावित नहीं होंगी और ये अपना रास्ता अपने अनुसार तय करेंगी और उनके भी लेट लपेट होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने पहला बैच जो है नागास्त्र 1 का उसको रिसीव किया है। अब ये नागास्त्र 1 है क्या? क्या ये एक ऑटोनोमस ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, सेल्फ ड्राइविंग कार है या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? तो ये है एक सुसाइड ड्रोन। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। इनको कामाकाजी, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है। अब ये कामाकाजी ड्रोन्स का मतलब क्या है? अभी ड्रोन के बारे में देखते हैं। कामाकाजी ड्रोन क्यों कहा जाता है समझिए कि वर्ल्ड वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान के पास ना, जापान ने एक ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप किए थे, जैसे एयरक्राफ्ट मान लीजिए, एयरक्राफ्ट क्या, जो लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले जो प्लेन होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप किए थे उसने कि जिसकी जो नोज होती थी ना, जो नोज आगे होती है उसमें ही बम लगा होता था बम, और यहाँ पर जो पायलट होता था वो ले जा कर के सीधे प्लेन ही भिड़ा देता था। मतलब अगर किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाना है, किसी इंपॉर्टेंट जगह को नुकसान पहुँचाना है, तो ये बम ड्रॉप नहीं करते थे, सीधे प्लेन ड्रॉप ही कर देते थे और नोज में लगा जो बम होता था उसकी वजह से बहुत नुकसान पहुँचता था। तो इन प्लेन्स को कहा जाता था कामाकाजी प्लेन्स, है ना। तो कामाकाजी फाइटर जेट्स कहा जाए, प्लेन्स कहा जाए, तो ये कहा जाता था। और इसी की तर्ज पे ये जो ड्रोन्स हैं, जैसे नागास्त्र 1 है, इसका नाम रखा गया है, इनको सुसाइड ड्रोन्स कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका भी कुछ ऐसा ही काम है। ये पेलोड तो ले जा सकते हैं केजी तक का, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो तो ये अपने आप को ही सीधे उस बिल्डिंग तक या जहाँ पे टारगेट है उससे भिड़ा ले करके उसे ख़त्म कर देंगे, खुद भी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ड्रोन्स का प्रयोग हम देख रहे हैं कि अभी जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, वहाँ पे हो रहा है कामाकाजी ड्रोन्स का प्रयोग, और वहाँ पर इसकी वजह से बहुत तबाही भी हो रही है। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे भारतीय जो सेना है उसने भी ऑर्डर दिया है। लगभग 400 से अधिक, 480 मेरे ख्याल से इन ड्रोन्स का ऑर्डर दिया गया है। नागास्त्र 1 यहाँ पे अच्छा, कामाकाजी यहाँ पे इसका नाम है। किसने डेवलप किया है?
तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, जो कि सब्सिडरी है नागपुर बेस्ड एक सोलर इंडस्ट्री है उसकी। मतलब ये भारत में ही बने ड्रोन्स हैं, कहीं बाहर से नहीं मंगाए जा रहे हैं। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये जीपीएस इनेबल्ड प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं और इनकी जो एक्यूरेसी है 2 मीटर की है, मतलब उससे ज़्यादा ये भटकते हैं ही नहीं अपने टारगेट से। इसका एक आप चित्र देख सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे ये ड्रोन होगा। तो अभी जो भारतीय सेना को मिले हैं 120 ड्रोन्स प्राप्त हुए हैं, पहला बैच जो है वो प्राप्त हुआ है, वैसे अगले और भी बैच प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ है एनुअल हेमिस मोनास्टिक फेस्टिवल पॉपुलरली नोन एज हेमिस तेशु बिगिन्स इन। तो ये जो हेमिस मोनास्टिक फेस्टिवल है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है लद्दाख में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अभी पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको हेमिस नेशनल पार्क के बारे में बताया था, कहाँ पे स्थित था? लद्दाख में। तो उसी से याद रख सकते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, इससे मास्क लगा करके इसमें डांस वगैरह होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर एक्सरसाइज रेड फ्लैग में। तो आपको बताना है कहाँ पे हो रही है। ये कंडक्ट हो चुका है, मतलब पार्टिसिपेट करेगी, यहाँ पे भले ही ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना इसमें भाग लेकर के वापस आ चुकी है। तो ये एक्सरसाइज जो रेड फ्लैग है ये 2024 की कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये लिखा हुआ है कंडक्टेड एट एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का। अलास्का कहाँ पे है? यूएसए। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो एक्सरसाइज है ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज जैसे हम एनुअली एक्सरसाइज देखते हैं, बाइनल देखते हैं कि हर 2 साल में हो रही है, ये एक्सरसाइज साल में 4 बार होती है। तो ये 4 बार होती है, यूएसए में ही होती है, यूएसए एयरफोर्स इसको कराती है। और इसमें कौन कौन सी एयरफोर्स भाग लेती हैं? तो इसमें आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे जापान का भी झंडा है, इधर इंडिया का झंडा है, इंडियन कंटिजेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स रहती है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स रहती है, रॉयल एयरफोर्स रहती है यूनाइटेड किंगडम की, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स रहती है, जर्मन की लुफ्टवाफा रहती है और यूएसए की एयरफोर्स है। और इस बार ये जैसा आपको झंडा दिख रहा है तो इसमें जो जापान की एयरफोर्स है उसने भी पार्टिसिपेट किया है ना। तो ये इस मतलब इस जो एक्सरसाइज होती है साल में 4 बार, तो इसमें डिफरेंट जो देश होते हैं उनकी एयरफोर्स भाग लेती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट एवर डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड डैश वॉज लॉन्च्ड ऑन 16 जून 2024। कि इंडिया और कौन से देश के बीच में पहली फ्लाइट लॉन्च हुई, मतलब इससे पहले वहाँ तक की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, आपको किसी और देश में उतरना होता था, वहाँ से आप जाते थे। तो ये देश है कंबोडिया। कंबोडिया से आपको याद आना चाहिए अंकोर वाट मंदिर, तो वो याद रहेगा तो कंबोडिया भी याद रहेगा। तो यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अब स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ पे है ये? अगर आप देखें ये इंडिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे थाईलैंड है, थाईलैंड कैसे नीचे आपको दिखेगा कंबोडिया ये देश। तो अब भारत से कंबोडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है PNS-2DEL है ना। तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है? तो ये इसे पढ़ेंगे फोन पेन। ओके, करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल। तो ये कैपिटल है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? PNH। तो यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया सेट टू बी द डैश कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। तो अब इंडिया कौन सी कंट्री बनने जा रहा है जिसका अपना डीप सी मिशन होगा? तो ये बनेगा 6th कंट्री। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये डीप सी मिशन की अगर बात करें तो ये बातें किसने बताई हैं? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जिन्होंने बताई हैं, जो कि क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर अर्थ एंड साइंसेज। इसके अलावा इनके पास और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे एटॉमिक पावर वगैरह हो गया, तो और भी डिपार्टमेंट है, लेकिन ये केवल इससे रिलेटेड जो है डीप सी मिशन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने इन 2 मंत्रालयों का नाम रखा है। तो ये जो डीप सी मिशन है आखिर होता क्या है? तो डीप सी मिशन का मतलब आप जैसे समझ रहे हैं कि हम जैसे अंतरिक्ष में बहुत खोजें करते हैं वैसे खोजें करते हैं, वैसे हम डीप सी में खोज करें तो डीप सी मिशन के तहत आता है। किस लिए करेंगे खोज? तो ज़्यादातर जो खोज होती है वो मिनरल्स के लिए होती है। कि अगर हम समुद्र की बात करें तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें मिल सकती हैं जिससे जो इकॉनमी होती है आपकी बूस्ट कर सकती है। और इकॉनमी की जब बात करें तो जो डीप सी मिशन होता है इसको ब्लू इकॉनमी से रिलेट किया जाता है। ब्लू इकॉनमी का मतलब क्या हो गया कि जो समुद्र से रिलेटेड इकॉनमी है ब्लू इकॉनमी के तहत आता है। जैसे आप सी बेड को सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स ऐसे मिल गए जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं, तो अगर आपके क्षेत्र में वो आते हैं, आपको मिल गए हैं, तो आपके देश को फ़ायदा होगा। और ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ब्लू इकॉनमी से रिलेटेड नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे जो समुद्र का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें फलाना डैम करना, वो भी चलता है। मतलब वो साइड लाइन में रखते हैं वो सब चीज़ें,
मेन उद्देश्य सबका यही रहता है। बाकी अगर बात करें तो इसका जो पहला स्टेज है हार्बर ट्रेल का 40 से 50 मीटर डीप जो जाएंगे, तो उसका जो प्लान है सितंबर 2024 का प्लान है करेंगे। और जो मेन मिशन है जिसके लिए मत्स्ययान 6000 इसको बनाया गया है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ये लॉन्च होगा 2026 में, है ना। तो एक ये पूरा मत्स्ययान बनाया गया है, मतलब ये 6000 से याद रखेगा कि ये समुद्र में 6000 मीटर डीप जाएगा और जो भी सर्च वगैरह है वो करने का काम करेगा। तो ये इतना गहराई तक जाएगा, इसलिए इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना आप समुद्र में गहराई में जाते जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। और भी आपने एक देखा था टाइटैनिक की खोज में कुछ पनडुब्बियाँ मतलब ट्रेवल में या फिर घूमने के लिए गई थी कुछ पनडुब्बियाँ, जिनमें से एक जो है वो फट गई थी, इम्प्लोड हो गया था, इम्प्लोड हो गया था, अंदर की तरफ से फट गई थी वो, जिसमें सारे लोग की डेथ हो गई थी। तो इसलिए समुद्र की गहराई में जाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है मत्स्ययान 6000 को, जिसकी टेस्टिंग वगैरह अब शुरू हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के क्विज की, देखते हैं आपको कितना पता रहता है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक इज, क्या है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक की? तो इसका सही जवाब क्या है पता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे ए वाला ऑप्शन 100 करोड़, वो अपडेट नहीं हो भाई आप। इसका सही जवाब है सी 200 करोड़। इसको आरबीआई ने 200 करोड़ कर दिया है। जितने भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हैं बैंक्स के, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट्स बैंक हो या फिर जो यूनिवर्सल बैंक हैं, सबको आरबीआई ने बढ़ा दिया है, याद रखिएगा इसे। और आप इसे डिटेल में ये सब पढ़ना चाहते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस का जो कोर्स है वो स्टडी स्मार्ट की ऐप पे उपलब्ध है, ले सकते हैं, आपको सारी अपडेटेड नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। तो 200 करोड़ अब कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस आर इशूड बाय आरबीआई अंडर डैश। तो ये जो केवाईसी नहीं होता है, केवाईसी की गाइडलाइंस आरबीआई ने स्टार्ट करी कि सब बैंकों को पता होना चाहिए उसका कस्टमर कौन है, कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको आरबीआई ने गाइडलाइंस को जो जारी किया वो पावर कहाँ से मिलती है आरबीआई को, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत आरबीआई ने ये गाइडलाइंस इशू करी हुई हैं। इसके साथ एक और सेक्शन आता है, बस ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नहीं है, वो सेक्शन है या रूल 9 ऑफ 14 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005। मतलब इन दोनों को मिला करके केवाईसी गाइडलाइंस जारी करी जाती है। सिंपली है, केवाईसी किया क्यों जाता है? केवाईसी इसलिए किया जाता है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के एक्सरसाइजेज हैं उससे बचा जा सके और उसे अवॉइड किया जा सके। मतलब आपका जो कस्टमर, मान लीजिए कोई केवाईसी नहीं है, किसी ने किसी के नाम पे अकाउंट खुलवा रखा है और उसने 500 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, है ना, तो आपको पता ही नहीं है कि वे व्यक्ति जेन्युइन है, कौन है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका है, नहीं पता है। तो अगर केवाईसी होगा तो आपको पता रहेगा भाई ये 500 करोड़ रुपए किसका है। आप जो बैंक होंगे वो तुरंत अलर्ट कर सकेंगे। अब ऐसे में अगर अलर्ट भी करेंगे एजेंसियों को तो बैंक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये अकाउंट किसका है, किसके नाम पे है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। तो इसी वजह से जो केवाईसी है आरबीआई ने मस्ट करी हुई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इसका PDF वगैरह मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।